नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू। cowin.gov.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड टीका लगवाया। लोगों से देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए टीका लगवाने की अपील। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी के भारत को कृषि उत्पादन में वृद्धि के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने छोटे किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.07% हुई। दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आज से बोलियां लगाई जाएंगी। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी की वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई। महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। संयुक्त अरब अमारात ने भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा और अन्य सेक्टरों पर संघर्ष विराम घोषणा का स्वागत किया। और 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में नोमैडलैंड को ड्रामा और बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म्स को कॉमेडी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड टीकाकरण के अगले चरण के तहत आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए वेबसाइट cowin.gov.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। कोविन 2 पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण कराया जा सकता है। 10,000 सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी, जबकि करीब 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा। निजी अस्पताल कोविड वैक्सीन के लिए ₹250 प्रति टीका ले सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस चरण में होने वाले टीकाकरण के लिए पात्र व्यक्ति कोविन 2 पोर्टल पर अपने अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से कुल 4 लाभार्थियों का ही पंजीकरण हो सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अपने फोटो पहचान पत्र का भी प्रयोग करना होगा। इसके बाद लोग टीकाकरण के लिए अपने नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र का चुनाव अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। टीकाकरण के समय और केंद्र की पुष्टि मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने 20 बीमारियों की एक सूची जारी की है, जिसके जरिए 45 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय प्रत्यारोपण, गुर्दा और लीवर प्रत्यारोपण, ल्यूकेमिया, एड्स, पिछले 1 वर्ष में हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती हुए लोगों के अलावा सांस संबंधी बीमारी वाले लोग शामिल हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए आज सुबह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जाकर कोरोना टीके की पहली खुराक ली। उन्होंने राष्ट्र को कोविड मुक्त बनाने के लिए लोगों से अपील की कि वे इस टीके को अवश्य लगवाएं। पुद्दुचेरी की रहने वाली सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री को कोवैक्सीन का टीका लगाया। मेरा नाम निवेदा है। मैं पौंडीचेरी से बिलोंग करती हूँ। एम्स में 3 साल से काम कर रही हूँ। आज सुबह पता चला PM सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था। सर से मिलकर अच्छा लगा। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज। अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। बात हुए सर से। वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी थी, पता भी नहीं चला। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने भी आज कोविड का टीका लगवाया। तेलंगाना में करीमनगर जिले के हुजूराबाद सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री E राजेंद्र ने टीका लगवाया। राज्य के 100 से अधिक टीकाकरण केंद्रों में वरिष्ठ नागरिकों और अन्य पात्र लोगों को कोविड टीका लगाया गया। पश्चिम बंगाल में 126 केंद्रों में वरिष्ठ नागरिकों और बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। लोग कोविन पोर्टल के माध्यम से तथा टीकाकरण केंद्रों पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कोलकाता में 15 सरकारी अस्पतालों में तथा 10 निजी अस्पतालों में कोविड का टीका लगाया जा रहा है।
हर निजी अस्पताल में 50 लोगों को कोविड टीका लगाने का निर्देश दिया गया है, जिनमें से 30 वरिष्ठ नागरिक तथा बीमारियों से ग्रस्त 20 लोग शामिल हैं। अगले 2-3 दिन में राज्य में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजधानी पटना में कोविड का टीका लगवाया। राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि निजी अस्पतालों में लगाए जाने वाले कोविड टीका का खर्च सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया। इस नए चरण के टीकाकरण के लिए पंजीकरण आज सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। ये 3 तरीकों से किया जा सकेगा: स्वयं पंजीकरण कराकर, टीकाकरण केंद्र पर जाकर पंजीकरण कराकर, या फिर आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रतिनिधि के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान लोग सिर्फ केंद्र और समय का चुनाव कर सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोविड-19 कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि कोविड टीकाकरण के दौरान जनता की सुविधा के लिए सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की मदद भी ली जाएगी। The effort to vaccinate will not only now involve limited number of private facilities that were engaged so far. In addition to the government facilities, we will be now engaging more private facilities. This will increase the speed and the comfort for the citizens to receive COVID-19 vaccination. You must remember that if you are willing to receive vaccination in government facility, it will be all free. If you go to the designated private facilities, you will be paying rupees 250 per dose. Either way, the effort is now to make sure designated groups receive COVID-19 vaccination quickly, safely, and in a very smooth, comfortable manner. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सरकारी और निजी अस्पतालों में टीकाकरण की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। 60 साल की उम्र ज्यादा हो या 45 साल से की उम्र ज्यादा हो और जिसको कोमॉर्बिडिटीज हो, वो कोविन ऐप के थ्रू भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं या देख सकते हैं कि उनका नाम ऑलरेडी उस ऐप में रजिस्टर्ड है या नहीं है। और रजिस्ट्रेशन होने के लिए वो अपना जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसके साथ अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हो, तो वो जो वैक्सीनेशन साइट्स पे हैं वहां पे जाके अपने आप को वॉक इन करके कागज है वो साथ ले जाएं, फोटो आई कार्ड साथ ले जाएं, वहां पर भी उनको रजिस्टर किया जाएगा। उनका पूरा डेटा जो है वो कोविन ऐप में अपलोड किया जाएगा। जो बुजुर्ग लोग हैं जो गांव में रहते हैं और जिनके मुश्किल होगी आने के लिए, उसमें वॉलंटियर्स और वहां गांव में जो लोग हैं वो भी हेल्प करेंगे उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए और उनको वैक्सीन साइट पे लाने के लिए। इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.07% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 1 करोड़ 7 लाख से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल 1.52% है। इस समय देश में लगभग 1,68,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में मिले 15,510 नए मामलों को मिलाकर अब कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख को पार कर गई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.41% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। पिछले 24 घंटों में हुई 104 मौतों को मिलाकर अब तक 1,68,627 लोग इस महामारी का शिकार हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 6,27,000 से अधिक जांच की गई। अब तक देश में 21 करोड़ 68 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले बढ़कर 2,785 हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में संक्रमण की दर 2.2% है। प्रदेश में कोरोना के 363 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 243 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। इंदौर में 165 और भोपाल में 49 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण से एक रोगी की मृत्यु के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,864 हो गई है। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की पहली खुराक के कोविड-19 टीकाकरण में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। राज्य के 71,62,000 वरिष्ठ नागरिकों का दूसरे चरण में आज से टीकाकरण किया जा रहा है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में आज से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सभी स्कूल खुल गए हैं। कोरोना महामारी के कारण सभी स्कूल पिछले 24 मार्च से ही बंद थे। बिहार में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए स्कूल पहले ही खुल गए थे।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि सभी स्कूलों को कोविड मानदंडों का पालन करना होगा। विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया के तहत फेस मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी का पालन करना और 50% उपस्थिति को ही अपनाना होगा। सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अपने संबंधित स्कूल में उपस्थित रहने को कहा गया है। किसी भी बीमार शिक्षक या विद्यार्थी को स्कूल परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी स्कूलों में स्वच्छता, थर्मल स्कैनिंग, मास्क पहनने तथा प्राथमिक उपचार सुविधा पर विशेष बल दिया जा रहा है। हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ बच्चे आज पूरे उमंग और उत्साह में अपने स्कूल पहुंचे, जहां उनके स्वागत में लिखे हुए नारे, टॉफियों और गुब्बारों के साथ उनके अध्यापक स्कूल के गेट पर उनका इंतजार कर रहे थे। लगभग 11 महीने से ज्यादा के लंबे वक्त के बाद यही नजारा आज सुबह पूरे प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में नजर आया। सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन किया गया, कक्षाओं को सैनिटाइज किया गया और स्टाफ, अध्यापक और बच्चे मास्क से अपने चेहरे ढके हुए नजर आए। बच्चों को यह भी समझाया गया कि उन्हें अपना टिफिन और दूसरे स्टेशनरी के सामान एक दूसरे के साथ अब शेयर नहीं करने हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। झारखंड में कोविड दिशा निर्देशों के तहत आज 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं, उच्च शिक्षण संस्थान, महाविद्यालय, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान, कौशल विकास केंद्र, पार्क, सिनेमाघर और खेल स्टेडियम खुल जाने से जनजीवन सामान्य हो गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। करीब 1 साल के बाद अपने स्कूल परिसरों में बच्चों ने आज से ऑफलाइन माध्यम से कक्षा में पढ़ाई शुरू कर दी है। वहीं स्कूल बसों ने भी शहर की सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दिया है। आज से अधिकांश सार्वजनिक स्थलों को अपनी क्षमता के 50% के साथ संचालन करने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों में कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या देखते हुए सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य में कोविड-19 में पाए गए मामलों में अब तक 98.67% की रिकवरी दर प्राप्त हो चुकी है। आज से राज्य के 231 कोविड टीकाकरण केंद्रों, सरकारी अस्पताल और राज्य के 8 निजी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान भी शुरू कर दिया गया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। मिजोरम में भी 5वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल गए हैं। इसके अलावा कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थान भी आज से खुल गए हैं। कोविड महामारी के कारण ये संस्थान पिछले 11 महीनों से बंद थे। हालांकि राज्य सरकार ने थर्मल स्क्रीनिंग करने और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं तक 22 जनवरी से, जबकि 9वीं और 11वीं तक की कक्षाएं 22 फरवरी से खोल दी थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत को कृषि उत्पादन में वृद्धि के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दशक पहले ऐसा हुआ होता तब वो देश के लिए अच्छा होता। अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आज कहा कि हमें खाद्य, सब्जी, फल और मत्स्य पालन सहित कृषि के हर क्षेत्र में प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना है। इस वेबिनार में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज जैसे भांति भांति के सेक्टर्स के एक्सपर्ट भी हैं। पब्लिक, प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर के साथी भी और देश के रूरल इकोनॉमी को फंड करने वाले बैंकों के प्रतिनिधि भी हैं। आप सभी आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं। श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक भंडारण सुविधाएं किसानों को उनके गांवों के पास उपलब्ध होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये समय की जरूरत है कि किसानों की उपज को बाजार में अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों।
आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेस फूड के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। ऑर्गेनिक क्लस्टर्स, एक्सपोर्ट क्लस्टर, इसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। गांव से एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट शहरों की तरफ जाएं और शहरों से दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गांव पहुंचे, ऐसी स्थिति की तरफ हमें बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने गांव के पास कृषि उद्योग समूहों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि गांव में ही लोगों को खेती से संबंधित रोजगार मिल सके। श्री मोदी ने बताया कि किसान रेल में सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है। ये किसान रेल छोटे किसानों, मछुआरों को बड़े बाजार और ज्यादा डिमांड वाले बाजार से जोड़ने में सफल हो रही है। बीते 6 महीने में ही करीब 350 किसान रेल चलाई जा चुकी हैं और इनके जरिए करीब 1 लाख मैट्रिक टन फल और सब्जियां ट्रांसपोर्ट की जा चुकी है। दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आज से बोलियां लगाई जाएंगी। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। संचार मंत्रालय ने कहा है कि यह नीलामी कई फ्रीक्वेंसी बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए होगी। नीलामी के जरिए आवंटित स्पेक्ट्रम की वैधता 20 साल की होगी। मंत्रालय के अनुसार 2251 मेगाहर्ट्ज से अधिक के स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी, जिसका अनुमानित मूल्य 3,92,332 करोड़ रुपये है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी R9 और जीएसटी R9C की वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि अंतिम तिथि का विस्तार चुनाव आयोग की अनुमति से किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि निर्णय करदाताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे पहले रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 की गई थी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू। वेबसाइट www.cowin.gov.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड टीका लगवाया। लोगों से देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए टीका लगवाने की अपील। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी के भारत को कृषि उत्पादन में वृद्धि के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने छोटे किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.07% हुई। दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आज से बोलियां लगाई जाएंगी। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी की वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई। महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। संयुक्त अरब अमारात ने भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा और अन्य सेक्टरों पर संघर्ष विराम घोषणा का स्वागत किया और 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में नोमैडलैंड को ड्रामा और बोराट सबसिक्वेंट मूवी फिल्म को कॉमेडी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। महाराष्ट्र में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए वैधानिक विकास बोर्डों के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया। महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सत्र की शुरुआत में किए अभिभाषण में स्वास्थ्य समेत अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से चल रहे प्रयासों की जानकारी दी। उसके बाद पूरक मांगों पर चर्चा के समय विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर आरोप लगाया कि विपक्ष के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वहीं भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने वैधानिक विकास मंडल के बारे में सरकार की भूमिका साफ करने की मांग करते हुए बजट पेश करने से पहले विदर्भ मराठवाड़ा के लिए इन मंडलों की स्थापना की घोषणा करने का आग्रह
आग्रह किया। वित्त मंत्री अजित पवार ने उनको आश्वस्त करते हुए कहा कि विदर्भ और मराठवाड़ा के विकास के प्रति सरकार पूरी तरह से गंभीर है। वित्त मंत्री अजित पवार की ओर से इन मंडलों के बारे में ठोस आश्वासन न मिलने पर विपक्ष के सदस्यों ने सभात्याग किया। इस दौरान सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने साइकिल चलाकर पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी का निषेध किया। इस आंदोलन की भाजपा ने कड़ी आलोचना की। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में 1 महीने चलने वाले बजट सत्र के दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल बुधवार को बजट पेश करेंगे। उनके पास वित्त मंत्रालय भी है। एक रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के आज पहले दिन गृह में राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत के संबोधन के उपरांत गृह के दिवंगत सदस्यों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करके शोक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। कल नगर पालिका और जिला और तालुका पंचायतों के चुनाव के मतों की गिनती की वजह से गृह में छुट्टी रहेगी, जबकि 3 मार्च को राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल राज्य का वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे। कोविड-19 महामारी की वजह से इस बार पूरा बजट पेपरलेस रखा गया है। राज्य में वित्त मंत्रालय का विभाग संभालने वाले उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल ने पिछले सप्ताह गुजरात बजट के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी। राज्य के सभी अधिकारी, विधायकों और अन्य संबंधित लोग इस मोबाइल ऐप के जरिए बजट के प्रावधान प्राप्त कर सकेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। बजट 5 मार्च को पेश किया जाएगा। राज्यपाल वीपी सिंह बडनोर के अभिभाषण के दौरान शिरोमणि अकाली दल, लोक इंसाफ पार्टी और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने किसानों के मुद्दों को लेकर शोर शराबा किया। असम में गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। राज्य भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा ने बैठक में भाग लिया। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिन के दौरे पर असम पहुंच गई हैं। वे आज लखीमपुर जिले में विभिन्न पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त अरब अमारात ने नियंत्रण रेखा और अन्य क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा का स्वागत किया है। उसने इसे सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि अमारात इस उपलब्धि के लिए दोनों देशों की सराहना करता है। बृहस्पतिवार को भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं ने घोषणा की थी कि वे 25 फरवरी से नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के लिए सहमत हो गई हैं। संयुक्त अरब अमारात के अलावा अमेरिका ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंध हाल के वर्षों में एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रभाग के साथ एक विशेष साक्षात्कार में भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फेरल आउ ने ऑस्ट्रेलिया के विकास में योगदान के लिए भारतीय प्रवासियों का धन्यवाद किया। Australia is home to citizens who've come from many countries around the world, and I don't know that there is a more peaceful nor productive community that arrived on Australia's shores than those from India. And during those bushfires, the Sikh community in Australia does what it does all over the world, which is when there's a crisis, it gets out there and feeds people. And it fed a lot of volunteer firefighters as they fought those dramatic fires more than 40 months ago. That Australia is thankful for and will continue to recognise in many ways the contribution that India and Indians are making to the development of our country. पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 4था संस्करण इस महीने आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान श्री नरेंद्र मोदी आगामी परीक्षाओं के सिलसिले में स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ गहन चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की कक्षा 12वीं की छात्रा वैष्णव अग्रवाल ने, जिन्होंने पिछले साल इस कार्यक्रम में भाग लिया था, अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने न केवल छात्रों के संदेह को दूर किया, बल्कि परीक्षा संबंधी तनाव से मुक्त होने के लिए सुझाव भी दिए। I am Vaishnav Agrawal from class 12, KV Kanti, Maharashtra. Prime Minister Narendra Modi ji in Pariksha Pe Charcha 2020 program had not only cleared the doubt but also gave the suggestion to overcome with it, which greatly impressed me.
भारत ने खेल जगत के कई क्षेत्रों में अपना नाम दर्ज किया है, चाहे वो कुश्ती हो, हॉकी या फिर क्रिकेट। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कोरोना वायरस महामारी के कारण लंबे समय तक खेल से दूर रहने के बाद कुश्ती में वापसी करते हुए रविवार को 2017 की विश्व चैंपियन वी कालादजिंस्की को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने करीब 1 साल बाद वापसी की और जर्मनी के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 6-1 से जीत दर्ज की। युवा विवेक प्रसाद ने 2 गोल किए, जबकि नीलकंठ शर्मा, ललित कुमार उपाध्याय और आकाश सिंह ने 1-1 गोल किया। मोटेरा की पिच को लेकर काफी चर्चा हो चुकी है, जिसने भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट को रिकॉर्ड समय में समाप्त किया और भारतीय टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज की। 4 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। समाचार कक्ष से मैं सुनीता महेश्वरी। फिल्म और टेलीविजन की दुनिया के प्रतिष्ठित 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का आयोजन चल रहा है। लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क से एमी पॉयलर और टीना फे वर्चुअल तरीके से इसकी मेजबानी कर रही हैं। कोरोना महामारी के कारण इस बार ये पुरस्कार समारोह वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन की घोषणा 3 फरवरी को ही कर दी गई थी। इसके तहत 2020 और 2021 की शुरुआत में आई फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों और उनके कलाकारों को पुरस्कृत किया गया है। नोमैडलैंड और बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा घोषित किया गया है। एंड्रा डे को मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। We shared a few of the best moments from the 5 films nominated for Best Motion Picture Drama. And the Golden Globe goes to Nomadland. Okay. First of all, thank you, my fellow nominees, for your beautiful, beautiful movies. I'm speechless. Thank you. 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आज से आकाशवाणी से विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं के प्रसंग प्रसारित किए जाएंगे। अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान में ऊर्जा और निर्मल जल से संबंधित समूह का नेतृत्व करने वाली वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा जालिहाल की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट। डॉक्टर जालिहाल समुद्र क्षेत्र में काम करने वाली कुछ एक लोगों में शामिल है। लक्षद्वीप में कावरती द्वीप पर समुद्री खारे जल को शुद्ध करने के पहले संयंत्र को शुरुआत करने का श्रेय भी इन्हें है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर जालिहाल ने बताया कि कैसे संयंत्र ने स्थानीय लोगों के जीवन को आसान बना दिया है, जो पीने के पानी की गुणवत्ता के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे थे। Ocean actually has a temperature gradient, that is the surface water is warmer than the deeper waters, and this temperature gradient can be used to make fresh water out of the sea water. This technology we actually implemented in a place called Kavrati in Lakshadweep in the year 2005. It became very successful. डॉक्टर जालिहाल को 2006 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा विश्वकर्मा पदक से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जालिहाल कई अन्य स्वच्छ और हरित ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल हैं। The second thing that we are working on is the energy from the oceans. We have waves and tidal currents, and we also have the temperature gradient, and all these 3 features of the ocean can be used to make clean and green energy. डॉक्टर जालिहाल का मानना है कि महिलाएं आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ उच्च पदों पर पहुंच सकती हैं। दीक्षा सक्सेना की रिपोर्ट के साथ स्वाति रखेजा, आकाशवाणी समाचार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू। COWIN.gov.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड टीका लगवाया। लोगों से देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए टीका लगवाने की अपील। प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी के भारत को कृषि उत्पादन में वृद्धि के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार ने छोटे किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.07% हुई। दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आज से बोलियां लगाई जाएंगी। महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। संयुक्त अरब अमारात ने भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा और अन्य सेक्टरों पर संघर्ष विराम घोषणा का स्वागत किया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।